ऑटिज्म है क्या और ये कैसे स्टार्ट होता है? सबसे पहले सिम्टम आप नोटिस करते हैं कि बच्चा आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करता, बच्चा देखता नहीं है आपकी तरफ। आप बच्चे का नाम लेते हैं तो बिफोर 1 ईयर ही बच्चा रिस्पॉन्स करता है, उस पर स्माइल करता है। ऑटिज्म में बच्चा रिस्पॉन्स नहीं करता। ऑटिस्टिक बच्चा होता है, ठीक है, उसकी कैसे ये शुरुआत होती है, क्या सबब बनता है? क्या वैक्सीन्स की वजह से होता है, प्रेगनेंसी इश्यूज होती हैं, या फिर कुछ मिथ्स बनी हुई हैं, कजन मैरिज हो तो उसकी वजह से भी इस तरह का इशू आ जाता है, बच्चा आपका इस तरह का होता है? पेरेंट्स की अगर एज ज़्यादा है जब उन्होंने कंसीव किया, 40+ है, अगर फादर की बेसिकली अगर एज ज़्यादा है, मदर की भी, तो फिर ऑटिज्म होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्या ये 100% क्योरेबल होता है? 100% ऑटिज्म क्योरेबल नहीं होता, लेकिन आप बहुत हद तक थ्रू थेरेपीज सिम्टम्स मैनेज कर लेते हैं। और किस एज तक नहीं बोल पाता, क्योंकि वो नाम सुन के रिस्पॉन्ड भी कर रहा है, हर चीज़ कर रहा है, उसको जो चाहिए उसकी तरफ इशारा भी कर रहा है? लोग ऑटिज्म को इंटेलिजेंस से रिलेट करते हैं, जबकि ऑटिज्म इंटेलिजेंस के साथ रिलेटेड नहीं है, बल्कि जिन बच्चों को ऑटिज्म है वो इंटेलेक्चुअली मोस्टली हाई होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ डॉक्टर सना मलिक मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि ऑटिज्म के सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या एक ऑटिस्टिक इंसान और एक नॉर्मल इंसान की शादी हो सकती है, और ऑटिज्म के बारे में लोगों में कैसे अवेयरनेस फैलाई जाए। ये सब जानने के लिए आज का एपिसोड एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि जो आज का वैसे भी हमारा टॉपिक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आजकल इसके बारे में काफ़ी अवेयरनेस आ रही है लोगों में, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ऑटिज़म है क्या और ये कैसे स्टार्ट होता है? ऑटिज्म बेसिकली एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का मतलब ये है कि ब्रेन की डेवलपमेंट और फंक्शनिंग में चेंजेस की वजह से इंडिविजुअल में डिफरेंट बिहेवियरल स्पीच रिलेटेड इश्यूज आते हैं, और अर्ली एज में आते हैं, यानी कि फर्स्ट 5 ईयर्स ऑफ लाइफ में सिम्टम्स अपीयर हो जाते हैं। फर्स्ट 5 ईयर्स में न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स भी डायग्नोस हो जाते हैं, मतलब उसके बाद आप नहीं कर सकते। तो ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स बहुत सारे हैं, जिनमें से एक ऑटिज़म है जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है हर फैमिली में। आउट ऑफ अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो 1 चाइल्ड इन एवरी 36 जो चिल्ड्रन है उसमें से ऑटिज़म का शिकार है। और भी बहुत सारे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे ADHD है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है। हम कहते हैं बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, फोकस नहीं करता, इस तरह के इश्यूज होते हैं। डिफरेंट लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, डिसलेक्सिया है, वो भी इसी में न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं। फिर बहुत सारे कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स हैं जो कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में आते हैं, स्पीच रिलेटेड और कम्युनिकेशन रिलेटेड। मतलब डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिसमें से एक ऑटिज्म है। ठीक है। अभी आपने बताया था कि 5 साल की एज से शुरू होते हैं, बिफोर 5 ईयर्स डायग्नोस हो जाता है। ऑल राइट। तो किस एज से बच्चों में ये सिम्टम्स दिखना शुरू होते हैं? बहुत अर्ली एज से, मतलब 6 to 12 मंथ्स के बच्चे में ही आप सिम्टम्स देखना शुरू हो जाते हैं ऑटिज्म के। मतलब कुछ मंथ्स के बाद ही ऑटिज्म के सिम्टम्स दिख जाते हैं। सिम्टम्स की कैसे, मतलब हम लोग एक पेरेंट्स को कैसे पता चलेगा कि हाँ ये कुछ जो चीज़ें हो रही हैं ये कुछ नॉर्मल चीज़ें नहीं है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने पूछा, और पेरेंट्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि ऑटिज़म बेसिकली है क्या। जो लेमैन टर्म्स में मैं अगर सिम्टम्स बताऊं तो सबसे पहले सिम्टम आप नोटिस करते हैं कि बच्चा आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करता, बच्चा देखता नहीं है आपकी तरफ। और दूसरा जो बहुत कॉमन सिम्टम है वो नेम रिस्पॉन्डिंग का है। आप बच्चे का नाम लेते हैं तो बिफोर 1 ईयर ही बच्चा रिस्पॉन्स करता है, उस पर स्माइल करता है। ऑटिज़म में बच्चा रिस्पॉन्स नहीं करता, बहुत लेटर एज में जाके भी वो अपने नेम पे आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। इसके अलावा और बहुत सारी सेंसरी इश्यूज आते हैं। बच्चा लाइट्स के साथ उसकी बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन होती है, साउंड्स, डिफरेंट साउंड्स के साथ हो सकती है, लाइट्स को कॉन्टीन्यूसली स्टेयर करना, तो इस तरह के सिम्टम्स हैं। फिर बच्चा जैसे ही थोड़ा बड़ा होता है, जैसे बाकी डेवलपमेंटल डिलेज भी आते हैं, लेकिन जो एक बहुत कॉमन बिहेवियरल पैटर्न आप देखते हैं कि बच्चा सीक्वेंस बनाता है चीज़ों के, लाइन अप करता है हर चीज़ को, और ऑर्डर्स बनाता है, अरेंज करता रहता है चीज़ों को ऑटिज़म में। ठीक है। और भी बहुत सारे रेपिटेटिव बिहेवियर्स होते हैं, जैसे हैंड फ्लैपिंग है, हेड बैंगिंग है, और फिजिटिंग करते हैं बच्चे। वो वैसे ADHD से ज़्यादा रेलिवेंट है, लेकिन ऑटिज़म में भी समटाइम्स बच्चे करते हैं।
और इसके अलावा स्पीच डिलेज बहुत कॉमन है। बच्चा अगर स्पीच आ जाती है तो फिर कम्युनिकेट नहीं करते, जो बेसिकली हमारी बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन है वो बच्चे नहीं कर पाते। और इकोलेलिया कॉमन होता है। फॉर एग्जांपल, आप बच्चे से कोई क्वेश्चन पूछेंगे, वो उसका आंसर नहीं करेंगे बल्कि आपके क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। और ओके। आपने अगर कोई क्वेश्चन पूछा है तो वो बहुत टाइम तक वही क्वेश्चन रिपीट करते रहते हैं, इसे हम इकोलेलिया कहते हैं। तो ये कॉमन सिम्टम्स हैं जो आप एक ऑटिज़म के बच्चे में देखते हैं। और इन अगर आप ये सिम्टम्स नोटिस करें तो एज सून एज पॉसिबल आपको स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए और प्रॉपर असेसमेंट करवानी चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये बताएगा कि जो ऑटिस्टिक बच्चा होता है, ठीक है, उसकी कैसे ये शुरुआत होती है? क्या सबब बनता है? क्या वैक्सीन्स की वजह से होता है, या फिर अगर प्रेगनेंसी इश्यूज़ होती हैं, या फिर कुछ मिथ्स बनी हुई हैं कि अगर कज़न मैरिज हो तो उसकी वजह से भी इस तरह का इशू आ जाता है, बच्चा आपका इस तरह का होता है, तो इसकी वजह क्या है? बहुत सारे कॉजल फैक्टर्स हैं, प्रॉपर अभी तक हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, लेकिन मेजरली जो हमें ऑटिज़म की रीज़न नज़र आती है वो एक तो जीनोम है, जेनेटिक वेरिएशंस हैं। दूसरा ओके। प्रीनेटल इन्वायरमेंट इसमें बहुत अफेक्ट करता है। अगर पेरेंट्स की एज ज़्यादा है तो वो भी ऑटिज़म से रिलेटेड है, ऑटिज़म होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इन्वायरमेंटल एज सच नहीं है, क्योंकि सिम्टम्स जितनी अर्ली अपीयर हो रहे हैं तो इन्वायरमेंट के साथ तो अभी एक्सपोजर बच्चे का उस तरह से हुआ ही नहीं है। तो इसलिए जो मेजर फैक्टर्स हैं वो जीन्स और जेनेटिक फैक्टर्स ही हैं जो ऑलराइट। अफेक्ट करते हैं। एज इन अ सेंस जो पेरेंट्स की अगर एज 30 ज़्यादा है, अबव। जब उन्होंने कंसीव किया 40 प्लस है अगर, ओके, या ओके। फादर की बेसिकली अगर एज ज़्यादा 40 है प्लस अगर और हो तो। मदर की भी, तो फिर ऑटिज़म होने के ठीक चांसेस है। ज़्यादा होते तो हैं। क्या इसके डिफरेंट लेवल्स भी होते हैं, मतलब हाई फंक्शनिंग और जी लो बिल्कुल, फंक्शनिंग? ऑटिज़म के बेसिकली 3 लेवल्स होते हैं, जिसमें हम पहले हम इसको इस तरह से डिफ़ाइन करते होते थे कि हाई फंक्शनिंग ऑटिज़म है, जिसको हम बेसिकली लेवल 1 ऑटिज़म कहते हैं। ओके। हाई फंक्शनिंग ऑटिज़म क्लिनिशियंस पहले टर्म यूज़ करते थे, लेकिन ये आउटडेटेड टर्म है। अब हम ओके। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 3 लेवल्स पे हम ऑटिज़म को जो है वो डायग्नोस करते हैं। वो लेवल्स बेसिकली इस पे डिपेंड करते हैं कि इंडिविजुअल को कितनी सपोर्ट चाहिए। अगर बहुत कम सपोर्ट है, यानी कि माइल्ड अगर ऑटिज़म है और बहुत कम जो है सपोर्ट के साथ, बहुत कम थेरेपीज़ के साथ अगर बच्चा इंडिपेंडेंटली फंक्शनिंग कर लेता है या सोशल कम्युनिकेशन कर पाता है, तो उसको हम लेवल 1 ऑटिज़म कहेंगे। ठीक है। और इसी तरह से फिर अगर लेवल 2 ऑटिज़म है तो ऑब्वियसली बच्चे को सब्सटेंशियल सपोर्ट चाहिए। और अगर लेवल 3 है तो इट मीन्स कि बच्चा डिपेंडेंट है और उसको हर चीज़ में जो है वो चाहिए ऑलराइट, सपोर्ट। लाइक अगर ये हाई या लो की बात किया जाए, तो जो हुँ। सेकंड नंबर वाला होता है उसको फिर मीडियम में हम लोग जी, वो फॉल बिल्कुल। करेगा। जी, ठीक उसको है। हम ये कह सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट एरियाज़ हैं, बिहेवियरल इश्यूज़ हैं, सोशल इश्यूज़ हैं, डे टू डे लाइफ़ की फंक्शनिंग है, तो उसमें फिर ये होता है कि कुछ एरियाज़ बच्चे के ठीक होते हैं, लेकिन कुछ एरियाज़ में उसको जो है वो सपोर्ट चाहिए होती है। ठीक है। और और हाई फंक्शन वाले में क्या हाई इश्यूज आपको फंक्शनिंग देखने को ऑटिज़म मिलते में यही होता है बेसिकली कि सोशल कम्युनिकेशन उनकी किसी हद तक होती है, मतलब हैं? वो किसी हद तक बात कर पाते हैं, और इसी तरह से बिहेवियरल इश्यूज़ उनके जो हैं वो कम होते हैं, और माइल्ड लेवल ऑफ सिम्टम्स बेसिकली जो हैं वो उसको हम लेवल 1 ऑटिज़म में कहते हैं। ठीक है। तो इसका कुछ हम लोग नेचुरली या हर्बली कुछ हम लोग इसका इलाज कर सकते हैं, या थेरेपी ही इम्पोर्टेंट है इसके लिए? नेचुरली हर्बली हम उन चीज़ों के लिए कर सकते हैं अगर बच्चा न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट है, क्योंकि इन बच्चों की इम्यूनिटी भी ऑब्वियसली वीक होती है और कुछ सप्लीमेंट्स डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, लेकिन ऑटिज़म को वो ट्रीट नहीं करते। ऑटिज़म के लिए जो हैं वो डिफरेंट थेरेपीज़ ही हैं, बिहेवियरल थेरेपी जिसमें आती है, स्पीच थेरेपी आती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी आती है। तो ऑटिज़म के ट्रीटमेंट के लिए बेसिकली यही 3 थेरेपीज़ हैं। ठीक है। और क्या ये 100% क्योरेबल होता है? नहीं, 100% ऑटिज़म क्योरेबल नहीं होता, लेकिन आप बहुत हद तक थ्रू थेरेपीज़ सिम्पटम्स मैनेज कर लेते हैं और बच्चा इंडिपेंडेंटली डिफरेंट एरियाज़ में फंक्शनिंग कर सकता है। लेकिन अगर हम कहें कि 100% ऑटिज़म ट्रीट हो जाता है, जैसे बहुत से पेरेंट्स को लगता है कि ऑटिज़म ठीक हो गया है या ऑटिज़म वो ठीक कर लेंगे, बच्चे को फिक्स कर लेंगे, तो वो नहीं हो सकता। नहीं, वो तो क्या 100% इसमें नहीं हो सकता। इसमें क्या होता है? क्या आपका माइंड उस तरह से फंक्शन नहीं कर रहा होता बच्चे का, या कुछ? ये बेसिकली जैसे मैंने पहले बात की कि ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। इट मीन्स कि ब्रेन की डेवलपमेंट में बहुत फ्रॉम द स्लो डे होता है? वन जो है वो प्रॉब्लम है। ठीक है। और डिफरेंट आप कह सकते हैं कि जो साइनेप्टिक कनेक्शंस होते हैं उनमें हैं न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चे। हम इनको इसीलिए कहते हैं कि नर्वस सिस्टम में बेसिकली डेवलपमेंट ही ब्रेन की उस तरह से हो गई है और उस वजह से फंक्शनिंग पे इफेक्ट आता है। ठीक है।
और कौन-सी थेरेपी होती है जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है एक ऑटिस्टिक बच्चे को ठीक करने के लिए? ऑटिज़्म के लिए डिफरेंट एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट्स हैं। मोस्ट कॉमन जो हम प्रैक्टिस करते हैं वो एबीए है, जिसे हम अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस कहते हैं, जो बेसिकली बिहेवियरल इश्यूज़ को डील करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर किसी बच्चे में स्पीच रिलेटेड इश्यूज़ हैं या बेसिकली कम्युनिकेशन डेफिसिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं इन बच्चों के, तो उसके लिए हम स्पीच थेरेपिस्ट जो हैं वो रिकमेंड करते हैं, वो ठीक स्पीच है। रिलेटेड इश्यूज़ को डील करते हैं। इसी तरह से इन बच्चों की सेंसरी सेंसिटिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, उसके लिए फिर हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी रिकमेंड करते हैं। तो डिफरेंट एरियाज़ को डिफरेंट स्पेशलिस्ट डील करते हैं। ठीक है। अच्छा एक ये केस होता है कि बच्चा लेट बोलना स्टार्ट होता है, ठीक है? तो हुँ। क्या उसको भी हम लोग ऑटिस्टिक चाइल्ड में ही करेंगे नहीं, कंसीडर? उसको हम ऑटिज़्म में नहीं करेंगे। ऑटिज़्म के लिए बाकी सारी सिम्पटम्स जो मैंने इनिशियली बताई ऑटिज़्म की, वो होना ज़रूरी है। अगर बच्चे हुँ, की सिर्फ़ स्पीच में प्रॉब्लम है तो उसको हम स्पीच डिले कहेंगे। ठीक है। वो डेवलपमेंटल डिलेज़ में आएगा, वो ऑटिज़्म में हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। और बच्चा एक मतलब किस एज तक नहीं बोल पाता? क्योंकि वो नाम सुन के रिस्पॉन्ड भी कर रहा है, हर चीज़ कर रहा है, उसको जो चाहिए उसकी तरफ इशारा भी कर रहा है, बस बोल नहीं रहा वो। तो क्या होता है, किस एज तक फिर उसको बोलने का शुरू हो जाता है? अ, अगर स्पीच डिले है बच्चे में तो वो तो इट डिपेंड्स कि स्पीच डिले किस वजह से है। हुँ, क्या कोई फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम है या बच्चे की लर्निंग में प्रॉब्लम है, किस चीज़ में प्रॉब्लम है। ठीक। और या आप कह सकते हैं कि और डिफरेंट डेवलपमेंटल डिलेज़ की वजह से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी आती है। हुँ, अच्छा, ये एक और बहुत बड़ी मिथ है। लोग ऑटिज़्म को इंटेलिजेंस से रिलेट करते हैं, जबकि ऑटिज़्म इंटेलिजेंस के साथ रिलेटेड नहीं है, बल्कि हुँ, ऑटिज़्म जिन बच्चों को ऑटिज़्म है वो इंटेलेक्चुअली मोस्टली हाई होते हैं। यानी कि ओके, उनका आईक्यू और लर्निंग जो है उनकी, वो दूसरे बच्चों से आप अबव एवरेज कह सकते हैं कि उनकी ज़्यादा अच्छी होती है, ओके, अगर ओके। उनको सिर्फ ऑटिज़म है। हुँ, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि अगर किसी बच्चे को फॉर एग्जांपल ऑटिज़म है, तो साथ हुँ, और डिसेबिलिटीज़ होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एडीएचडी है, समटाइम्स कोमॉर्बिड डिसऑर्डर्स होते हैं। हुँ, तो हुँ, बच्चा खुद बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रहा होता है, उसे नहीं समझ आ रही होती कि वो समटाइम्स चीज़ें अरेंज कर रहा है, तो ऑटिज़म है, फिर वो उनको फिर दोबारा से मेस करता है हुँ, हुँ। हाइपर एक्टिव होने की वजह से, तो वो फिर कोमॉर्बिडिटी आ जाती है। ऑलराइट। अच्छा, तो विद एज क्या मोर क्रिटिकल होता जाता है? और अगर एक बच्चा है और वो उसको क्या इश्यूज़ आएँगे, और एक एडल्ट है उसको क्या इश्यूज़ फेस करना पड़ेंगे अगर वो ऑटिस्टिक है? ये डिपेंड करता है कि बच्चे को किस तरह से डील किया गया है, क्या उसने हुँ, थेरेपीज़ रिसीव की हैं, क्या पेरेंट्स की किस हद तक लर्निंग है, क्योंकि ऑटिज़म में जो दूसरा पर्सन ऑटिज़म वाले इंडिविजुअल को डील कर रहा है, उस पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि आपको हुँ, थोड़ा-सा अपना भी जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है वो चेंज करना पड़ता है। हुँ, ऑटिज़म वाला जो इंडिविजुअल है वो वैसे ही रिस्पॉन्ड करता है, वो डिफरेंट तरीके से समझते हैं बातों को। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत कॉम्प्लिकेटेड कमांड्स अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, हुँ, फॉलो नहीं कर पाते डायरेक्शंस को। अगर आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड डायरेक्शंस देते हैं तो आपने हुँ। उनको चंक्स में इंफॉर्मेशन देनी होती है, या चंक्स में आप कह लें कमांड देनी होती है, ताकि वो उसको फॉलो कर सकें। ठीक है। आपके पास कोई इस तरह का डिफ़िकल्ट कोई केस आया जिसको स्टडी करते हुए आपका भी हो कि ये कुछ ज़्यादा लाइक हाई फंक्शनिंग वाला ऑटिस्टिक जी, बहुत बच्चा है? सारे डे टू डे लाइफ में जब हम देखते हैं और ऑटिस्टिक बच्चे, तो बहुत मेरे पास जो मेजॉरिटी केसेस आते हैं वो हाई हुँ, फंक्शनिंग ही होते हैं। ओके। बच्चों की लर्निंग बहुत अच्छी होती है, हुँ, मेमोरी इन लोगों की बहुत अच्छी होती है, ऑटिज़्म में मेमोरी डिफेक्ट नहीं आता, हुँ, हुँ, तो मेमोराइज़ बहुत अच्छा कर लेते हैं। चाहे आप उनको एकेडमिकली करवाएँ या आप वैसे डे टू डे लाइफ के जो टास्क होते हैं वो करवाएँ, हुँ। तो उसमें बच्चे हाई परफ़ॉर्म करते हैं। ऑलराइट। तो क्या ऐसे बच्चों को ऐसे डील करना आम बच्चे से ज़्यादा मुश्किल होता है? मुश्किल एज़ सच नहीं है। लर्निंग की ज़रूरत है, हुँ, पेरेंट्स को भी ज़रूरत है, बच्चों को भी, और जो इर्द-गिर्द के एनवायरनमेंट में लोग हैं, जैसे टीचर्स आ जाते हैं या पब्लिक इन लार्ज आ जाती है, तो उनको थोड़ा-सा गाइडलाइंस की ज़रूरत है कि किस तरह से डील करना है। हुँ, अदरवाइज़ एक और मिथ है कि हमें लगता है कि ऑटिज़म वाले इंडिविजुअल को कुछ समझ नहीं आ रहा, वो हुँ, उनको इमोशंस समझ नहीं आ रहे, फॉर एग्ज़ाम्पल हुँ। दे लैक एम्पैथी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, उन्हें वो समझ ज़्यादा आ रहे फ़ील आते करते हैं, हैं, वो इमोशंस अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन वो उस तरह से एक्सप्रेस रिएक्ट नहीं नहीं कर कर पाते। सकते।
ओके, ऑलराइट। मतलब वो फील एग्जैक्ट उसी तरह करते हैं जिस तरह एक आम बच्चा कर सकता है, लेकिन वो उस तरह एक्सप्रेस नहीं कर पाते और मतलब अपना रिएक्शन समटाइम्स नहीं दे सेंसरी पाते। जब सेंसिटिविटीज़ होती हैं तो बच्चे पेन इंसेंसिटिव भी होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बहुत छोटा बच्चा है तो हो सकता है कि वो गिरे और वो रोए ना। तो ओके। क्योंकि पेन इंसेंसिटिविटी है, हाइपो या हाइपर सेंसिटिव होते हैं, समटाइम्स हाइपर सेंसिटिव होते हैं, बहुत माइल्ड स्टिमुलस भी ज़्यादा अफेक्ट करता है, और समटाइम्स जो है वो हाइपो सेंसिटिव होते हैं, तो फिर इन्वायरमेंटल जो स्टिमुलस है उन पे अफेक्ट नहीं करता। तो दोनों तरह की सिचुएशंस होती हैं, इनके बैलेंस नहीं होता। ठीक है। अभी आपने टीचर्स का और पेरेंट्स का ज़िक्र किया, तो मुझे ये बताइएगा कि इनका कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है इस ऐसे बच्चे के साथ डील करने में? पेरेंट्स का तो एट फर्स्ट प्लेस सबसे ज़्यादा रोल है, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चा अगर किसी भी सेंटर जा रहा है या किसी स्पेशल एजुकेशन स्कूल जा रहा है या मेन स्ट्रीम स्कूल भी जा रहा है विद सपोर्ट, तो बाय द एंड ऑफ द डे बच्चे ने आना घर पे ही है। और सबसे ज़्यादा जो डीलिंग में एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए वो पेरेंट्स की ही होनी चाहिए, कैसे उसको डील करना है, कैसे इंडिपेंडेंट करना है, क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि पेरेंट्स ने डिपेंडेंट किया होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स डिनाइल में होते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते, फिर जब एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो ओवर अटेंशन पे करना शुरू कर देते हैं। ओवर अटेंशन की ज़रूरत नहीं होती, बस थोड़ा सा आपने वे ऑफ डीलिंग जो है इन बच्चों के साथ चेंज करना होता है, और वो अंडरस्टैंड करते हैं, लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं थ्रू थेरेपीज, तो उससे चीज़ें आसान रहती हैं। तो पेरेंट्स का जो है वो हम कहेंगे कि सबसे ज़्यादा रोल है। पेरेंट्स में भी स्पेशली मदर्स का जो है वो बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि मदर्स जो हैं वो समटाइम्स ऐसा होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरा बच्चा खुद नहीं कर सकता, उसके लिए कर दो, वो गिरा देगा पानी, उसको पिला दो, वो खाना मैस कर देगा, इसको खाना खिला दो। तो ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे लर्निंग डिफ़िकल्ट होती है। तो अर्ली एज से ही अगर आप उनको नॉर्मल बच्चों की तरह डील करना शुरू करें और इन्हें टास्क सिखाने पे और इंडिपेंडेंट करने पे फोकस करें, तो वो उन बच्चों के लिए भी ज़्यादा बेहतर है और पेरेंट्स के लिए भी आगे जाके ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। और टीचर्स? अच्छा, टीचर्स का रोल है, अब बच्चा जैसे ही बड़ा होता है तो हर पेरेंट का ये होता है कि मेरा बच्चा स्कूल जाए, एकेडमिकली लर्न करे। अब ये भी डिपेंड करता है कि ऑटिज़म किस लेवल का है। कुछ बच्चे बहुत अर्ली एज में अपने पीयर्स के साथ ही स्कूल जाना स्टार्ट हो जाते हैं विद मिनिमम सपोर्ट। कुछ बच्चे जो हैं उनके लिए एकेडमिक्स उनको टफ लगती हैं, वो एकेडमिक्स नहीं कर पाते, उनके लिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप डे टू डे फंक्शनिंग में ही इंडिपेंडेंट कर दें, तो वो उनके लिए इनफ है। तो मतलब अगर छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ भी अगर अगर हों बच्चा जा रहा है स्कूल तो ऑब्वियसली वहाँ पे वो, अच्छा ऑटिज़म में ये भी होता है कि बच्चे अपने पीयर ग्रुप के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, क्योंकि बेसिकली कम्युनिकेशन डेफिसिट्स हैं, वो इनिशिएट नहीं कर पाते कम्युनिकेशन। तो उसमें टीचर्स ये हैं कि उनको मोटिवेट कर सकते हैं फ्रेंडशिप के लिए और कम्युनिकेशन के लिए ग्रुप में, और क्लास पार्टिसिपेशन के लिए उनको मोटिवेट कर सकते हैं। तो टीचर्स का भी रोल है। और एकेडमिक्स में भी अगर बच्चा खुद से इनिशिएट नहीं कर रहा तो उसको हम इंक्लूसिव अप्रोच यूज़ करके उनको मोटिवेट कर सकते हैं और करवा सकते हैं। इसके अलावा इन बच्चों को सोशलाइजेशन का बहुत इशू आता है, और सोशलाइजेशन जो है वो उस पे भी टीचर्स जो हैं वो हेल्प आउट कर सकते हैं, क्योंकि इन बच्चे जो हैं ये अनरिटन रूल्स को फॉलो नहीं कर पाते, गेम के रूल्स को फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि वो अंडरस्टैंड नहीं करते। और फिर इमोशनल रेगुलेशन नहीं हो पाती, तो टेम्पर टेंट्रम्स बहुत होते हैं। इसलिए उस टाइम पे बच्चे को मैनेज करना और दूसरे बच्चों को भी अंडरस्टैंडिंग देना, इसमें टीचर्स अपना रोल प्ले कर सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है। तो इन बच्चों के जो थेरेपी सेशंस चल रहे होते हैं, तो उसमें क्या पेरेंट्स का होना इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल, पेरेंट्स का होना ज़रूरी है। ये भी डिपेंड करता है कि पेरेंट, समटाइम्स ऐसा होता है कि बच्चा जो है वो पेरेंट्स के सामने किसी और तरह से परफॉर्म करता है, और जैसे ही पेरेंट्स जो हैं वो सीन से गायब होते हैं तो बच्चा किसी और तरह से परफॉर्म करता है, क्योंकि इन बच्चों में फिक्सेशंस होती हैं। ये सिचुएशन टू सिचुएशंस अपने बिहेवियर्स और रोल समटाइम चेंज भी कर लेते हैं। तो ऐसे में फिर अगर एक पेरेंट्स के सामने एक बच्चा अच्छा कर रहा है बट उनकी गैर मौजूदगी में वो उस तरह से रिजल्ट नहीं दे रहा, मोस्टली होता इस तरह से है। अगर मैं क्लिनिकल सेटिंग की बात करूं कि पेरेंट्स के सामने बच्चा नहीं कर रहा होता, क्योंकि पेरेंट्स ने उनको ओवर डिपेंडेंट किया होता है, या आप कह लें कि ओवर पैम्पर किया होता है, और पेरेंट्स के सामने बच्चा नहीं कर रहा होता, लेकिन बाकी इंडिविजुअल्स के सामने वो इंडिपेंडेंटली फंक्शनिंग कर रहा होता है। तो
पेरेंट्स को ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि जो एज अप्रोप्रिएट बच्चे के काम हैं वो मोस्टली वो खुद से करें। ठीक है। लेकिन इसके लिए भी प्रोफेशनल्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पेरेंट्स को गाइडलाइंस दें कि आप किस तरह से उनको इंडिपेंडेंटली फंक्शनिंग में हेल्प आउट कर सकते हैं। आपने उसको असिस्ट करना है, आपने उनको करके नहीं देना। ठीक है। तो तो बेसिकली ये है। मतलब ये वैसे कॉस्टली होता है इनका थेरेपी सेशन वगैरह, या थोड़ा एक्सपेंसिव होता है? कॉस्टली ही होता है क्योंकि मोस्टली जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं हम्म। लाहौर में वो ऑलमोस्ट सब प्राइवेट ही हैं। ओके। अभी अगर मैं पब्लिक सेक्टर की बात करूं तो अभी फर्स्ट जो मरियम नवाज़ ऑटिज़म स्कूल जी जी। जो है वो उस पे वर्किंग स्टार्ट हुई है। हम्म। तो पब्लिक सेक्टर में सिर्फ एक अभी स्कूल है और उसमें ऑब्वियसली सारे बच्चे अकोमोडेट नहीं हो सकते। तो हम्म। हमें और ऐसे इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत है और अभी बाकी तो फिर प्राइवेटली। ऑब्वियसली थोड़ा हाँ। बहुत अवेयरनेस इसके बारे में आ हुँ, गई है। बट अगर हम लोग 2-3 साल पहले ही देखें अगर पीछे, तो इतनी लोगों में अवेयरनेस नहीं थी। अभी लोगों को इतना हुँ, नहीं आइडिया था कि ऑटिज़्म क्या होता है और ऐसे बच्चों को हुँ, कैसे डील किया जाए। तो वो सब लोग होते तो वैसे स्पेशल चाइल्ड ही हैं, बट वो सबको एक ही कैटेगरी में डाल देते थे। तो वो हुँ, ऑटिज़्म वाले बच्चों को अलग नहीं करते थे। अब जैसे स्पीच थेरेपी की भी हमने बात की है, वो भी हुँ, कुछ लोग कंसीडर कर लेते हैं कि नहीं शायद ये बच्चा इसी तरह का होगा। तो ये हुँ, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को हर चीज़ की अवेयरनेस होना इज़ वेरी हुँ, इंपॉर्टेंट। एंड बिल्कुल। इनका इलाज कैसे हो सकता है? इलाज इनका डिफरेंट थेरेपीज़ हैं, जैसे मैंने अभी बताया बिहेवियरल थेरेपीज़ हैं, अच्छा वैसे स्पीच थेरेपी है। इसकी जो थेरेपी वगैरह होती है, क्या ये मशीनरी के थ्रू भी होती है या आपने खुद थेरेपी करवानी होती है? नहीं मशीनरी नहीं, इसमें डिफरेंट हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं जैसे विजुअल्स जो हैं वो बहुत अफेक्टिव रोल प्ले करते हैं इन बच्चों के लिए। विजुअल्स मीन्स कि आपने क्योंकि के बच्चे सीक्वेंस ऑफ इवेंट एक्सप्लेन नहीं कर पाते, हम्म। तो इनके लिए हमने थ्रू पिक्चर्स, थ्रू आइकन्स और थ्रू सिंबल्स इनको सोशल थ्रू सोशल स्टोरीज इनको इवेंट की डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेन करना और कम्युनिकेशन बिल्ड करना सिखाना होता है। तो ठीक वो है। विजुअल्स ही हमारी आप कह सकते हैं कि मशीनरी है, टूल्स हैं। हम्म। बहुत सारे विजुअल्स ऐसे भी होते हैं जो कस्टमाइज बनाए होते हैं इंटरनेट पे और आप उनको मॉडिफाई करके यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें मैं बेसिकली ये करती हूँ कि मैं बच्चे के डे टू डे लाइफ से रियल लाइफ इवेंट्स लेके उनके खुद से विजुअल्स बना के तो उसके थ्रू बच्चों की लर्निंग करवाती हूँ, जिससे बच्चों में कम्युनिकेशन और बिल्ड होती है। वो इवेंट्स को एक्सप्लेन करना सीखते हैं और चीज़ों के साथ बेसिकली ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं वो, हम्म। जब इवेंट्स और विजुअल्स उनकी रियल लाइफ से लिए जाते हैं और रियल सेटिंग के होते हैं। ओके। अच्छा विजुअल्स के अलावा क्या होते हैं इसमें थेरेपी में? विजुअल्स के अलावा डिफरेंट एबीए में टास्क आते हैं, जैसे हम रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट के प्रिंसिपल्स यूज़ करते हैं। इन बच्चों के साथ बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट ज़्यादा वर्क करती है। ओके। रिवॉर्ड बेस्ड सिस्टम आप कह सकते हैं ब्रेन का इनका, वो ज़्यादा अफेक्टिव फंक्शनिंग करता है। तो उनकी बेसिस पे हम बच्चों को डिफरेंट टास्क सिखाते हैं बिहेवियर थेरेपी में और लर्निंग करवाते हैं ताकि वो इंडिपेंडेंटली अपने जो हैं वो फंक्शंस परफॉर्म कर सकें। ठीक है। और अवेयरनेस कैसे दी जा सकती है मतलब लोगों में, अगर इस चीज़ को आप क्या कहना चाहेंगी? अवेयरनेस काफ़ी हद तक अब लोगों को है, लेकिन अभी इसमें मज़ीद अवेयरनेस की ज़रूरत ये है। हम्म। बहुत से लोग ऑटिज़म को इंटेलिजेंस से रिलेट करते हैं, ओवर सिंपैथीज़ जो हैं वो शो करते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। बल्कि ज़्यादा हमें एक मिल के एक टीम बिल्ड की तरफ जो है वो सोचना चाहिए कि किस तरह से पेरेंट्स, टीचर्स और प्रोफेशनल्स मिल के इन इंडिविजुअल्स को इंडिपेंडेंट कर सकते हैं। ऑलराइट, मतलब ये किसी एक हुँ। का सिर्फ पेरेंट्स का काम नहीं है, सोसाइटी में हर इंसान को अलग अलग रोल हर प्ले करना है। जिस इस सोसाइटी में एक ऑटिस्टिक इंडिविजुअल ने निकलना है, उसके हम्म। लिए भी अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि हम उनको किस तरह से डील कर सकते ऑलराइट। हैं, ताकि वो भी ऑफ कोर्स वो सोसाइटी का पार्ट हैं, हम उनको एक्सक्लूड नहीं कर सकते। और इंटेलिजेंस का भी इशू नहीं है, कॉम्प्रिहेंड भी करते हैं वो इंडिविजुअल्स, तो इसलिए उनको डील करना बाकी जो डिसेबिलिटीज़ हैं उनसे ज़्यादा आसान है। ठीक है। अच्छा अभी आपने बात की थी कि इनमें टेंट्रम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है? हुँ। तो इन बच्चों की क्या ये पिकी होते हैं, चूज़ी होते हैं हर चीज़ में?
जी बिल्कुल, बहुत से जो मोस्टली बच्चे हैं वो पिकी ही होते हैं, फिक्सेशंस होती हैं उनकी फूड से लेके, कपड़ों से लेके, और स्पेशली जो डेली रूटीन है उनकी, उसमें बहुत ज़्यादा फिक्सेशंस होती हैं कि सेम रूटीन होनी चाहिए। इसके लिए भी हम बच्चों को थेरेपी में चॉइसेस बिल्ड करना सिखाते हैं कि किस तरह से वो अपनी प्रेफरेंसेस दे सकते हैं। मदर्स को भी ये चीज़ सिखाते हैं। और फिक्सेशंस की जहाँ तक बात है, तो क्योंकि वो मेंटली प्रिपेयर नहीं होते, अगर रूटीन में कोई चेंज आया है तो उसके लिए इन बच्चों को मेंटली प्रिपेयर करना ज़रूरी है। अगर वो ऑलराइट। मेंटली प्रिपेयर होते हैं तो हम इस तरीके से उनके टेंट्रम्स को डील कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या ये एडिक्टिव भी होते हैं? इफ़ कोई बच्चा है, उसको अगर रेड कलर ही पसंद है कि मुझे रेड कलर ही पहनना है, हर दिन मुझे रेड कलर ही पहनना है, तो वो हम्म एडिक्टिव हो जाते हैं, ज़िद्दी होते हैं हर चीज़ को लेके, और फिर इस ऐसे बच्चे को किस तरह डील किया जाता है? इनिशियली अगर मैं अर्ली चाइल्डहुड की बात करूं तो बच्चों की इस तरह की फिक्सेशंस होती हैं कि वो एक ही चीज़ पे इंसिस्ट करते हैं, बल्कि ये ऑटिज़म के एक मेजर सिम्टम्स में से एक है ओके। इंसिस्टेंस ऑन सेमनेस। हम्म, हम्म, हम कहते हैं कि वो सेम उनको चीज़ चाहिए, पहली हम्म। बार जो चीज़ जैसे इंट्रोड्यूस हो जाती है वैसे ही उनको पसंद होती है। ऑलराइट। फॉर एग्जांपल स्कूल में हमारे पास बच्चे आते हैं या सेंटर में बच्चे आते हैं, तो उनको जिस एक बॉक्स में लंच आता है उनका, उनकी प्रेफरेंस यही होती है कि डेली उसी लंच बॉक्स में फूड आएगी तो वो खाएंगे, ओके। या फिर अगर उसी वाटर बॉटल में पानी होगा तो वो पिएंगे। तो इसके लिए भी हम बच्चों के जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी उनमें जो है वो जनरेट करते हैं, उनको चॉइसेस बिल्ड करना और प्रेफरेंसेस डिफरेंट चीज़ों में बनाना सिखाते हैं। ठीक है। एज़ यू सेड कि जो ऑटिस्टिक बच्चा होता है वो 100% वो क्योर नहीं होता उस चीज़ से, ठीक है? हम्म। तो आज तो ये बच्चे हैं, ठीक है? कल को ये एडल्ट्स भी होंगे, ठीक है? तो इनका सोसाइटी में क्या रोल होगा? कैसे, या क्या सोसाइटी में कुछ बन सकते हैं? आप किस तरह उनको देखती हैं? अ, बहुत मेजर रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें वर्किंग आज ही करनी होगी। हुँ। हमें बच्चों की स्ट्रेंथ्स आइडेंटिफाई करनी होगी कि बच्चा किस, इन बच्चों में स्पेशल स्किल्स होती हैं, हर बच्चे का स्किल एरिया डिफरेंट है, क्योंकि वो क्या ऑटिज़म होती हैं? स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। हुँ। तो स्पेक्ट्रम का मतलब ये है कि हर बच्चे की सिम्टम्स दूसरे से डिफरेंट है, हर बच्चे की स्ट्रेंथ दूसरे से डिफरेंट है। हुँ। तो उन स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करना और उन्हीं स्किल्स को पॉलिश करना, अगर हम करें तो फ्यूचर में वो उस फील्ड में अपना रोल प्ले कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे का म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, हुँ। तो आप उसको म्यूज़िक की स्किल्स को उसकी पॉलिश करें। इसी तरह से हुँ। इन बच्चों को हम निटिंग सिखा सकते हैं और हुँ। बहुत से टास्क सिखा सकते हैं। तो अगर हम उसी स्किल्स को उसी टारगेट पे फोकस करें तो वो उसमें आगे जाके हाई परफॉर्म कर सकते हैं, और ये बहुत क्रिएटिव होते हैं। ऑलराइट। जैसे आजकल टेक्नोलॉजी की दुनिया है, और बच्चे जो हैं वो गैजेट्स के साथ बहुत ज़्यादा हुँ। इंडल्ज होना पसंद करते हैं, तो ये बच्चे बहुत अच्छी कोडिंग करते हैं, बहुत अच्छी ओके। सीरीज ऑफ वीडियोस, वीडियो एडिटिंग इनकी बहुत अच्छी होती है, और जो कि आम बच्चों से हाई परफॉर्म करते हैं ये उस चीज़ में भी। तो हुँ, हुँ। इस चीज़ में भी हम बच्चों की जो है स्किल पॉलिश करके फ्यूचर में वो इस मीडिया में रोल प्ले कर सकते हैं। हुँ, ठीक है। मतलब जो बच्चे का शुरू से जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, उसको कोशिश करनी चाहिए उसके पेरेंट्स को, उसके टीचर्स को, या इर्द-गिर्द जी। जितने भी लोग हैं, कि उसमें हुँ, उसको उसी चीज़ में पॉलिश करें, उसी चीज़ में हुँ, उसका इंटरेस्ट है, ठीक है। तो क्या इनका जो मूड्स होते हैं, आपने ये भी बात का ज़िक्र किया था कि इनके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो क्या हुँ। जिस दिन इनका हैप्पी मूड होता है, उस दिन पूरा दिन ही हैप्पी रहते हैं, और जिस दिन इनका सैड मूड होता है, क्या पूरा दिन इनका लो जाता है? हुँ। नहीं, पूरा दिन नहीं होता, मूड में फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा आती हैं, वो अ, विदिन अ मिनट्स भी चेंज हो सकता है, कि हुँ। अभी हैप्पी हैं तो फ़ौरन सैड भी हो सकते हैं। लेकिन ये भी इमोशनल रेगुलेशन और विद द कॉन्टेक्स्ट मूड सिखाना, और किस इमोशन को कब एक्सप्रेस करना है, ये भी हम थ्रू थेरेपी सिखाते हैं बच्चों को, और ठीक उनकी है। लर्निंग होती है इस चीज़ में, कि अगर हैप्पीनेस वाली चीज़ है तो उसमें वो हैप्पी शो करवाते हैं, और बेसिकली हम थेरेपी में उनको अपनी फीलिंग्स को स्टेट करना सिखाते हैं, क्योंकि ये हुँ। एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी फीलिंग्स को कि वो किस टाइम क्या फ़ील कर रहे हैं। तो इसलिए इन्वायरमेंटल क्यूज़ को समझना और उस तरीके से फिर रेसिप्रोकेट करना, उसको रेसिप्रोकल इमोशंस शो करना, ये हम थ्रू थेरेपी बच्चों को सिखाते हैं। ऑलराइट। तो लास्ट पे आप कुछ मैसेज देना चाहेंगी? मैसेज मैं यही देना चाहूँगी कि हमें उनको एज़ अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एक्सेप्ट करना चाहिए, और विदाउट सिंपैथी हमें एम्पैथी शो करवानी चाहिए, वो भी एम्पैथी हमारे लिए रखते हैं। तो
यही है, मिल के करना है, और हम भी हैं पेरेंट्स के साथ। पेरेंट्स जो हैं वो इस चीज़ को लेके एंशियस ना हों कि अगर बच्चे को ऑटिज़म है तो अब क्या होगा, या अब कैसे डील करेंगे। हम भी उनके साथ हैं, और इंशाल्लाह मतलब किसी भी पेरेंट को सुन के उस पैनिक सिचुएशन में नहीं आ जाना चाहिए कि अगर उनका बच्चा ऑटिस्टिक निकल आया, जी उनको बिल्कुल। मतलब इलाज भी है। अगर कुछ इस तरह की सिचुएशन बन हुँ, जाए, कोई भी चीज़ हो जाए, कोई भी केस आ हुँ। जाए, तो उसका इलाज भी है हमारे ये कोई पास। डिज़ीज़ नहीं है जो हम हुँ, किसी से कैच कर लेते हैं, ये जस्ट आप कह लें कि एक पर्सनैलिटी टाइप कह सकते हैं आप हुँ, इसको, या एक वे ऑफ फंक्शनिंग है बेसिकली। हुँ, मैं यही कहती हूँ कि ऑटिज़म जो है वो डिसेबिलिटी नहीं है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि ऑटिस्टिक बच्चा वो डिफरेंटली एबल है। उनके बहुत ओके, सारी स्ट्रेंथ्स हैं, हमें स्ट्रेंथ्स पे फ़ोकस करना चाहिए। ठीक है। और मतलब एक आम बच्चे की निस्बत अगर एक पेरेंट्स हैं, तो एक आम बच्चे को आप जितनी केयर देते हैं, उससे 5% ज़्यादा आप ऑटिस्टिक चाइल्ड को केयर दे सकते हैं। अदरवाइज़ वो होता बिल्कुल ठीक ही है, बस उसको जी, थोड़ी-सी ज़्यादा तवज्जो की थोड़ी-सी ज़रूरत एक्स्ट्रा होती है। केयर की हुँ, ज़रूरत, या आप कह लें कि डिफरेंट तरीके से डील करने की ज़रूरत होती है। और ज़्यादा इसमें परेशान वाली बात नहीं है हुँ, हुँ। कि अब क्या होगा, या बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं वो सेल्फ ब्लेमिंग स्टार्ट कर देते हैं, डिनायल में चले बिल्कुल जाते ऐसा हैं ही है। और हाइड करते हैं। हुँ, इसमें हुँ। हाइड करने वाली भी कोई बात नहीं है, तो एक्सेप्ट करना चाहिए हुँ। और उनकी स्ट्रेंथ्स पे फोकस करना चाहिए। चलिए सही है। थैंक यू सो मच डॉक्टर सना। इट वाज़ वेरी पॉजिटिव एंड वेरी इम्पोर्टेंट और काफ़ी नॉलेजेबल पॉडकास्ट था, और उम्मीद करती हूँ कि हमारी ऑडियंस को भी आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगले पॉडकास्ट तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।